feel you're alive. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पाठक में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय पूरे हमारे देश में और हमारे प्रदेश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की सावधानी से और हम लोगों की जागरूकता से, सभी लोगों के एकजुट होने से ये महामारी से हम बहुत जल्दी मुक्ति पाएंगे, निजात पाएंगे, फिर से अपनी वही दिनचर्या एक बार पुनः शुरू करेंगे। बहुत जल्द हम कोरोना जैसी घातक महामारी से निजात पाएंगे। आज एक बार पुनः मैं बीच में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं ला पाया था। अब लगातार वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाला हूँ। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो अपना ये क्या कहते हैं सेंट्रल स्कूल वाला हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का टीचिंग से संबंधित एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, यूटेट हो। एनसीएफ कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी भली भांति उस चीज़ से वाकिफ हैं। तो मैं आज आपके सामने एनसीएफ 2005 के विषय में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ लेके आ रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो एनसीएफ के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन आज मैं एक वीडियो महत्वपूर्ण लेके आ रहा हूँ। उसमें काफ़ी आपका 80% कवर हो जाएगा एनसीएफ। आप देख सकते हैं सिलेबस, किसी भी चीज़ का सिलेबस देखिए आप, आपको एनसीएफ 2005 पक्का मिलेगा। तो उसी को मैं मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एनसीएफ 2005। उम्मीद करता हूँ कि इसी से आपके 80% क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि एक एमसीक्यूज टाइप से मैं इसके लिए और लेके आऊँ। आप इसको शेयर करिए, जम के शेयर करिएगा, सभी लोगों को इसका फायदा मिले। तो आज सबसे पहले देखिए एनसीएफ 2005। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब होता क्या है, देखिए ऑप्शन कैसे बनाए जाते हैं कि क्या रहेगा, जो एनसीएफ में सी का फुल फॉर्म क्या है, या एनसीएफ में एफ का फुल फॉर्म क्या है। उसमें एफ से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन एफ का मतलब होता है फ्रेमवर्क, और सी का मतलब होता है करिकुलम, और एन का मतलब होता है नेशनल। तो किसी भी चीज से वो आपसे पूछ सकता है कि एन जो एनसीएफ है उसमें एन का फुल फॉर्म क्या है, या सी का मतलब क्या है उसमें, या एफ का मतलब क्या है, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं इसके बारे में, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। इनका अगर पूरा नाम जाने तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा कह सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डीप नहीं पूछता है। पूछेगा कि एनसीएफ किस विद्वान की अध्यक्षता में बनाया गया था, तो एनसीएफ जो है के अध्यक्ष जो थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। इसके निदेशक कौन थे? श्री कृष्ण कुमार इसके निदेशक थे। इसके निदेशक कौन थे? श्री कृष्ण कुमार। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपको, मैंने इसमें देखिए एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अध्यक्ष कौन थे इसके? प्रोफेसर यशपाल। निदेशक कौन थे इसके? श्री कृष्ण कुमार। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए सारी इंपोर्टेंट चीज कवर करके लेके आए, एक एक एमसीक्यूज भी कराऊंगा बाद में। महत्वपूर्ण बात ये आती है ना कि ये जो एनसीएफ 2005 है ये लिया कहां से गया था, एक क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। उनका एक निबंध था, उस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। उससे ये एनसीएफ 2005 लिया गया। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एनसीएफ 2005 है वो कहां से लिया गया है। तो एनसीएफ 2005 जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से लिया गया है। आपको ये नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से एनसीएफ 2005 लिया गया है। अच्छा, इसके अध्यक्ष तो मैं आपको बता चुका हूं, प्रोफेसर यशपाल थे, निदेशक श्री कृष्ण कुमार थे। ये कहां से लिया गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से लिया गया है। इस जो एनसीएफ 2005 था इसमें कितने सदस्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 38 सदस्य होते थे मतलब उस समय, और उसके अध्यक्ष जो थे यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल, उनके साथ 38 सदस्य थे, इनको लगा करके। अच्छा, इसका जो महत्वपूर्ण सूत्र था, बहुत बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, एनसीएफ 2005 का जो सूत्र था वो था शिक्षा बिना भार के, लर्निंग विदाउट बर्डन। शिक्षा बिना भार के, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका मतलब है कि शिक्षा बिना भार के ये था कि मतलब शिक्षा को जो है भारलेस बनाया जाए एकदम। जैसे
कॉपी किताबों का बोझ कम कर दिया जाए, उसको अन्य चीजें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाए, इस टाइप से मैं अभी सब बताने वाला हूं आपको। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट सूत्र था शिक्षा बिना बाहर के। लेकिन कभी कभार क्या कर रखा है इसने, हम सोचते हैं हम हिंदी वाले हैं तो शिक्षा बिना बाहर के देगा, लेकिन प्रमुख सूत्र है दे देता है, इंग्लिश में दे दे रहा है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के लर्निंग करना है, शिक्षा बिना बाहर के, अधिगम करना है जो हमने वो बिना बाहर के करना है। दूसरी बात, इसमें जो भाषा थी वो त्रिस्तरीय थी। कैसी? त्रिस्तरीय भाषा। त्रिस्तरीय भाषा का मतलब इसमें जो एनसीएफ 2005 में बताया गया है, त्रिस्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? प्रथम भाषा इसमें हिंदी ली जाएगी, हिंदी हमारी मातृभाषा आप जानते हैं, प्रथम भाषा हिंदी में पढ़ाया जाए। दूसरा अंग्रेजी, प्रथम हिंदी, दूसरा अंग्रेजी। तीसरी भाषा क्या थी ना इसमें, स्थानीय भाषा, जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड की बात करें तो कुमाऊं है, गढ़वाल है, कुमाऊं में भी अलग अलग, तो स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, वो थर्ड नंबर में आता था। पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा मातृभाषा। तो इसमें यह महत्वपूर्ण था कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, क्योंकि उससे अच्छा समझेगा लोग, अपनी मतलब उसमें स्थानीय भाषा में बहुत अच्छा समझेंगे। अब इसमें मैं चाहता हूं सीधे इसमें कौन कौन सी भाषाएं ली गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एनसीएफ 2005 को जो आप पढ़ेंगे वो किन किन भाषाओं में पढ़ेंगे। देखिए जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भाषाएं हैं उन सब में आप एनसीएफ 2005 को शिक्षा दी जा सकती है। आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 मैंने लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं हैं उनका प्रयोग एनसीएफ 2005 में किया जाएगा। अब बात आती है इसके सिद्धांत क्या है। देखिए इसके 5 इंपोर्टेंट सिद्धांत हैं। सिद्धांतों से क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन में देगा कि कौन सा इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है, ऐसा कहेगा आपसे। तो कौन सा, अगर आपको सिद्धांत पता होंगे तो आप नहीं है, मैं ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं ना, जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए मैं भी, चाहे वो जैकोबियन हो या कोई भी चीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, डबल इंटीग्रेशन हो, मल्टीपल इंटीग्रेशन हो, चेंज इन ऑर्डर इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं लिमिट वाले, सबके मैं एमसीक्यूज लेके आने वाला हूं। कल से आपको लगातार मिलेंगे और फिजिक्स की सिलेबस वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। इंटरफेरेंस के अलग, पूरे इंटरफेरेंस के मैं आपको टोटल 30 एमसीक्यू कराऊंगा, उससे बाहर से कुछ भी नहीं रहेगा, सारा करा दूंगा उसमें। फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी, और हमारी पेडागोजी और साइकोलॉजी एक साथ चलती रहेगी। तो कल से आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, चाहे कोई भी चैप्टर हो। बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सब दूंगा मैं आपको। बस आप वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को लगातार शेयर करते रहें, खूब शेयर करें इसको। देखिए एनसीएफ में मुख्यतः 5 सिद्धांत दिए गए। क्या दिए गए इंपोर्टेंट? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बहुत ही, जो हम स्कूल में जाते हैं ना, हम कॉपी किताब लेकर के स्कूल में जाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। जो हमारा ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ो आप। बाहरी जीवन से जोड़ने का तात्पर्य क्या है कि बच्चा जो है केवल स्कूल किताबों से नहीं सीखेगा, बाहर अन्य एक्टिविटी, खेल कूद में, सामाजिक उसमें रहे, वो खूब हर क्षेत्र से सीखे, उसको हर क्षेत्र में, उसको स्कूल से ही नहीं सीखेगा, हर क्षेत्र से सीखेगा। दूसरा है रटना, प्रणाली को खत्म करना। देखिए कुछ लोग रटते जाते हैं, किताबों को पकड़ा रटते गए, रटंत प्रणाली को बिल्कुल खत्म किया जाए, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था एनसीएफ 2005 का, कि रटंत, बच्चा रटे ना, समझे उसको, तर्क शक्ति बढ़े उसकी, चिंतन बढ़े उसका, वो अपनी चिंतन, बिल्कुल सृजनात्मकता बढ़े उसकी, खुद सोचे उसके बारे में, खुद एक्टिविटीज करे, वो इंपॉर्टेंट बात है। बाल केंद्रित शिक्षा, एनसीएफ 2005 में कहा गया कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन में आपको दे देगा कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पहला दे देगा शिक्षा केंद्रित, दूसरा दे देगा बाल केंद्रित, तीसरा दे देगा पाठ्यक्रम केंद्रित। नहीं, पाठ्यक्रम केंद्रित भी नहीं होती है, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होती है, बाल केंद्रित शिक्षा है। एनसीएफ 2000 जो 2005 है वो ये बोलता है कि शिक्षा बाल केंद्रित, बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है गतिविधि आधारित शिक्षा, को गतिविधि आधारित प्रैक्टिकल करने, उसमें ज्यादा से ज्यादा गतिविधि ज्यादा करनी है, रटना नहीं, किताबों से ज्यादा नहीं, करके सीखो। हमने बच्चों को हम ऐसा वातावरण देते हैं कि बच्चा खुद करे, और उससे अच्छा जो आपको पता है जो हम करके सीखते हैं ना, वो हमारा बहुत स्थायी ज्ञान रहता है, बहुत लंबे समय तक रहता है वो ज्ञान। जो हम रटेंगे वो कुछ समय तक रहता है। तो रटन की प्रणाली बहुत लंबी अवधि तक आप नहीं चला सकते हैं, तो इसलिए बच्चे को गतिविधि ज्यादा कराई जाए, उससे संबंधित गतिविधि। जैसे विज्ञान है, विज्ञान में आप उसको बल पढ़ाते हैं, बल से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बल। अब बल को उसको रटाएंगे, भैया हमने किसी दीवार में ये जोर लगाया, बल गुणा विस्थापन ऐसे करके नहीं करना है, उसको ये बताना है कि जो होता है उसको कैसे हम वो कर सकते हैं। बल गुणा विस्थापन ऐसे नहीं बताना है। बल क्या है?
बल को बताना है कि उसको गतिविधि कराओ, भैया आप एक काम करो, इसमें बल लगाओ, इसमें थोड़ा सा जोर लगाओ, क्या हो रहा है, ये टेबल में हम जो लगा के, टेबल जो है अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, गतिविधि खुद कराओ, तो उसको बल की डेफिनेशन या बल की परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। गतिविधि लचीला होना चाहिए, देखो उसको बोझ बना के नहीं रखना, उसको बहुत दिमाग में उसके तनाव डाल के नहीं पढ़ाना, लचीला हो, एकदम सहज सरल लचीला, एकदम लचीली ढंग से उसको शिक्षा दी जाए। अगला है राष्ट्रीय महत्व, इंपोर्टेंट है इसका 5वां सिद्धांत, राष्ट्रीय महत्व। जैसे हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, हमारे महान विभूतियां हैं देश की, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता हो। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन हुए, किन किन लोगों ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीय धरोहर क्या है, हमारे देश में, हमारे देश को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, देश के प्रति देशभक्ति उसमें जगाई जाए, इस तरह का जो सिद्धांत था वो 5वां सिद्धांत एनसीएफ 2005 का था। अब जाते हैं हम उद्देश्य। उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य थे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए एनसीएफ 2005 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन, ये नहीं कि हमने किसी बच्चे को किसी क्लास में हम लास्ट में, साल के लास्ट में उसका एक परीक्षा लेके उसका मूल्यांकन करते, नहीं, हर हफ्ते में मूल्यांकन हो, मौखिक हो या लिखित हो या बाय बाय हो सकता है, आप उसको डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं या उसको लिखित, कैसे भी एक्टिविटीज करा सकते हैं उसको, लेकिन लगातार होना चाहिए। लगातार का मतलब साल के लास्ट में, जैसे आज कभी कभार आपने देखा होगा क्या होता है, एक बार हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फिर वार्षिक परीक्षा, ऐसा नहीं, उसको हफ्ते में लो, 15-15 दिन में लेते जाओ, या पढ़ाते पढ़ाते भी आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, वो भी मूल्यांकन है। तो सतत मतलब लगातार होना चाहिए, रोज होना चाहिए, हर पीरियड में होना चाहिए, हर विषय में होना चाहिए, वो सतत है। व्यापक का मतलब केवल पढ़ाई का ही मूल्यांकन नहीं, उसके मानसिक, शारीरिक, आदत, हर चीज का मूल्यांकन करना है। उसके खेल कूद का भी करिए, उसकी पर्सनालिटी का भी करिए, बच्चा कैसा खेल में कैसा है, वो अगर गाना अच्छा गाता है तो वो भी मूल्यांकन है, वो अगर डांस अच्छा करता है वो भी मूल्यांकन। सतत का मतलब है लगातार मूल्यांकन होता रहे। व्यापक का मतलब है कि केवल पढ़ाई का ही नहीं, हर क्षेत्र का बच्चे का मूल्यांकन हो, सतत एवं व्यापक हो। दूसरा सर्वांगीण विकास, बहुत ही इंपोर्टेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, उसको हर क्षेत्र में आगे रहना है, खेल में, कूद में, पढ़ाई में, हर चीज में वो आगे रहे, भाषण में, किसी अपनी राष्ट्रभक्ति में, देश के लिए क्या कर सकता है, हर चीज में सर्वांगीण विकास। स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारी स्कूली शिक्षा, उसको बाहरी शिक्षा से जोड़ करके उसको शिक्षा देनी है, इससे उसका जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात बताता हूं, शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए ज्ञात से अज्ञात का मतलब यह है कि जो चीज ज्ञात हो उसको पहले बताओ, धीरे धीरे ज्ञात से उसको अज्ञात की ओर ले जाओ। पहले ज्ञात से लेके अज्ञात की ओर ले जाओगे तो उससे सीखने में उसको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, आसानी होगी, लचीलापन आएगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त का मतलब क्या होता है, जो हमें चीज दिखाई देती है। पहले मूर्त के बारे में बताओ, फिर अमूर्त जाएगा। भैया हमने ऐसी चीज बोल दी, वो सोच ही नहीं पाएगा बच्चा उतना। तो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है, ज्ञात से अज्ञात की। शिक्षण सूत्र वाली वीडियो में बनाऊंगा, सारे शिक्षण सूत्र में आपको विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, ये सारे मैं आपको शिक्षण सूत्र बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा। लेकिन शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। शिक्षण सूत्र कैसा होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये होना चाहिए। और इसमें इंपोर्टेंट बात है, ऐसा है, एक बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसमें जो करिकुलम है ये किस भाषा का वर्ड है, बहुत बार फ्रेंच, लैटिन ऐसा पूछता है। तो ये करिकुलम जो है लैटिन भाषा का वर्ड है। करिकुलम किस भाषा का है, लैटिन भाषा का वर्ड है, ये बहुत बार पूछा गया, तो इसको नोट कर लेना। करिकुलम जो है लैटिन भाषा मैंने लिखा हुआ है। तो एनसीएफ 2005 के बारे में मैंने आपको मेन चीजें, लर्निंग विदाउट बर्निंग, इसका लर्निंग विदाउट बर्डन इसका प्रमुख सूत्र होता है। सभ्यता और प्रगति रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध था उससे लिया गया। इसमें सदस्य कितने थे, 38 थे। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, निदेशक इसके श्री कृष्ण कुमार थे। उद्देश्य मैंने आपको बताया इसके कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सर्वांगीण विकास बच्चे का होना चाहिए, स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ा जाना है, सिद्धांत में ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटना प्रणाली को रटने से नहीं, समझे हो, एक्टिविटीज करे, बाल केंद्रित शिक्षा हो, गतिविधि आधारित हो, लचीलापन हो, राष्ट्रीय महत्व पर उसको, राष्ट्रीय महत्व मतलब राष्ट्र की धरोहर, महान विभूतियां, हमारे देश के बारे में उसको बताया जाए। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं आपको पता है, उनको, उन सब भाषाओं को एनसीएफ 2005 में लिया गया है। तो इसमें से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाते हैं। एनसीएफ 2005 से आपके 80% क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे।
इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एनसीएफ से रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइए, जरूरतमंदों तक। देख रहे हैं स्थिति देश की अभी है कि कोचिंग संस्थान सारे बंद हैं, सब लगभग बंद हैं, कब तक बंद रहेंगे कहा नहीं जा सकता। तो हम जल्दी, और अपना आप ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद।